तो सरकार ने आपके जनधन योजना के खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचाया है? नोटबंदी के बाद पुलवामा की घटना हुई, चुनाव पुलवामा के घटना के नाम पे लड़ा गया, तो आतंकवाद की घटना अगर नोटबंदी के बाद हो रही है, इसका मतलब आतंकवाद नहीं रुका है। और आतंकवाद यदि रुका है नोटबंदी करने के बाद, तो पुलवामा में घटना करने कौन आया था? मोदी जी का कौन था? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा ना। तीसरा सवाल है कि नक्सलवाद की घटना रुक गई। नक्सलवाद की घटना कहां रुक गई है? इस बार फिर जो है, जो सरकार की तरफ से बयान पेश हुआ है, उसमें इंटरनल थ्रेट, आंतरिक थ्रेट के रूप में नक्सलवाद को जो है एक कारण माना गया है। और अभी रामलीला में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि अर्बन नक्सल लोग देश की जनता को भड़का रहे हैं। तो बोलिए मोदी जी, अब भी अगर अर्बन नक्सल बचे हुए हैं, अब तो कह दीजिए कि हमारा नोटबंदी का प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इसका मतलब देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उसके बाद आज जब यह नया कानून लाया गया है CAA, पहला सवाल यह है कि यह कानून देश की संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। देश के संविधान की प्रस्तावना हमको क्या कहता है? ठीक बात है कि आप लोग स्टेज के नीचे हैं, RC जी स्टेज पे हैं, बरार साहब स्टेज पे हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि चुनाव के वक्त जब ये वोट देने जाएंगे तो इनका वोट 5 होगा और आपका वोट 1 होगा, ऐसा नहीं है। भले ये स्टेज पे हैं, इनका वोट भी एक ही होगा और आपका वोट भी एक ही होगा, क्योंकि ये अधिकार आपको इस देश का संविधान देता है। और ये जो आपका बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार का आधार क्या है? कि इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके पहचान के आधार पे, उसके भाषा, बोली और क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें यह भेदभाव हो, जिसमें यह भेदभावपूर्ण बातें कही गई हो, इसका मतलब यह है कि वो कानून एक देश विरोधी कानून है। और यह देश विरोधी कानून क्यों लाया गया है? यह देश विरोधी कानून इसलिए लाया गया है कि आसाम में जो NRC हुई है, उस NRC के चलते बीजेपी को दाव उल्टा पड़ गया है। कभी कभी होता है ना कि ब्रह्मास्त्र चलाए, अब मंत्र गलत पढ़ दिए, तो वो आगे जाने की बजाय जो चलाया है उसके ही पीछे पड़ जाता है। आसाम में इन्होंने जो NRC की, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि NRC लिस्ट जारी करो, 19 लाख लोगों का नाम NRC से बाहर हुआ। उस 19 लाख में से ये समझ रहे थे कि 17 लाख मुसलमान होंगे और 2 लाख हिंदू होंगे। मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। उस 19 लाख में से 15 लाख हिंदू हैं और 4 लाख जो हैं वो मुसलमान हैं। तब इनको लगा कि अरे यार, हिंदू को ही जो है बड़गा ला करके ये वोट लेते हैं, अब हिंदू वोट बैंक तो बिगड़ जाएगा, उसका नाम जब बाहर होगा, तो उससे बचने के लिए इन्होंने नागरिकता कानून लाने का योजना बनाया। लेकिन अति उत्साह में थे, 303 सीट जीत लिए। कभी कभी ये होता है ना कि आपको आपके औकात से ज्यादा मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये आप देखिएगा कि किसी को अगर अचानक पैसा हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो जताना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है। अगर कोई उसकी इज्जत समाज में नहीं कर रहा हो तो 3-4 आदमी को साथ में लेकर के चलता है कि मेरा जिंदाबाद करते रहना। पत्रकार को पैसा दे देता है कि मेरा फोटो खींचते रहना, हम जब जाएं तो हम सलमान खान की तरह चलें, तुम मेरा फोटो खींचते रहना, ताकि समाज में लोग समझे कि हम बहुत ताकतवर आदमी हैं। जनता ने इनको इस उम्मीद में वोट दे दिया कि अच्छा मोदी नहीं तो कौन। जनता ने इस मजबूरी में इनको वोट दे दी। अभी 303 सीट आ गया और ये अति उत्साह में ये बोल गए कि पूरे देश में NRC लागू करेंगे। और ये बात जो है देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोला गया है। अभी ऐसा हो गया है इनके सामने संकट कि अगर प्रधानमंत्री को सच्चा बोलेंगे
तो राष्ट्रपति झूठा साबित हो जाएंगे, और राष्ट्रपति को यदि सच्चा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री झूठा साबित हो गए हैं। ये फंस गए हैं कि मोटा भाई को सच्चा साबित करें कि मोदी जी को जो है झूठा साबित करें। इस चक्कर में ये फंस गए हैं। इन्होंने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। तब तक जो है एनआरसी की लिस्ट जारी हो गई आसाम की। इनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। ठीक से इतिहास पढ़े होते, ठीक बात है कि इतिहास में फेल हो गए हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए होते तो समझ जाते कि 1947 में जो दुखदाई बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में मुसलमान नहीं आए थे, मुसलमान गए थे, हिंदू सिख आए थे। तो वो जो आंकड़ा वो बोलते हैं वो दरअसल नकली आंकड़ा है। वो आंकड़ा तब का है जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक था। जो बड़ी गैर मुस्लिम आबादी है वो ये वाले इमरान खान वाले पाकिस्तान की नहीं है, वो बांग्लादेश की है। जो 71 का जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, देश की सेना के पराक्रम के चलते जो पाकिस्तान को हार मिली, तब जाकर के गैर मुस्लिम आबादी फिर से बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई। तो मतलब दोनों वक्त, चाहे 47 हो या 71, गैर मुस्लिम लोग भारत में ज्यादा आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो उसमें गैर मुसलमानों का नाम ज्यादा होगा। तो इनकी गर्दन फंस गई थी। उसमें बचाने के लिए इन्होंने नागरिकता कानून लाया, जबकि नागरिकता कानून ये 2003 में ही ले आए थे। जब वो नारा था ना, अब की बारी अटल बिहारी, राष्ट्र के ये 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी लोटा में घूम लिए हैं और आडवाणी जी इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ घूमेंगे, कमंडल में घूमेंगे, मार्गदर्शक मंडल में है। उस वक्त 2003 की सरकार के वक्त जो नागरिकता कानून आया था, उस कानून में इन्होंने एक बात लिखी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी तरीके से भारत में कौन आए हैं, तो कानून कैसे काम करता है, ये पुलिस के लोग खड़े हैं, बता देंगे कि कानून कैसे काम करता है। ये देख लिए हैं, इनके सामने में चोरी हुई है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, इनको सबूत देना पड़ेगा। क्या कानून बिना सबूत का थोड़ी मानता है? कानून की जो वो प्रतिमा है, उस महिला के आंख पे ऊपर पट्टी लगा हुआ है और तराजू हाथ में है, तो देखता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो गैर कानूनी लोग से वो सब लोग भारत आए हैं जो बिना पासपोर्ट वीजा का आए हैं। तो मुझे बताइए, ये पंजाब की धरती है। जब 47 में बंटवारा हुआ तो लोग जो है पासपोर्ट वीजा लेकर के भारत आए थे। इसका मतलब इस देश में जितने भी रिफ्यूजी आए हैं, उन तमाम लोग को कागज के आधार पर गैर कानूनी साबित कर दिया जाएगा। सिंपल मामला यह है कि जो बिना पासपोर्ट वीजा का कहीं भी जाता है वो इलीगल इमिग्रेंट है। तो इस देश में जो लाखों करोड़ों लोग आए हैं, ये सरकार कह रही है कि वो सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट है। और 2003 का जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, उसके ही नियम में लिखा हुआ है कि पहले एनपीआर होगा, मतलब आटे से ही रोटी बनाई जाएगी। एनपीआर के आटे से ही एनआरसी का रोटी तैयार किया जाएगा। तो एनपीआर होगा कैसे? तो सेंसस से पहले जो सेंसस करने वाले लोग हैं वो अलग हैं। सेंसस जो इस देश में होता है, जो जनगणना होती है, उसका एक अलग कानून है, वो एक्ट बना हुआ है। और जनगणना का जो आंकड़ा होता है उसको सरकार भी नहीं देख सकती है, ये कानून कहता है। तो ये जो एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो तैयार किया जाएगा, उसमें वो आएंगे और आपके माँ बाप के बारे में और आपके माँ बाप के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके कई प्रश्न तैयार किए गए, फिर वो ले जाएंगे और ऑफिस में बैठ करके कौन लोग संदेहपूर्ण नागरिक हैं उसका लिस्ट तैयार करेंगे। तो मतलब सरकारी बाबू ये तय करेंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। और सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए कि नहीं गए हैं? सरकारी बाबू जो है बिना
मिठाई खाए हुए आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे, तो मिठाई तो कितना खाएंगे, डायबिटीज भी हो जाता है, तो मिठाई खरीदने के लिए पैसा लिया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए तब भी पैसा लिया जाएगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए तब भी आपसे पैसा लिया जाएगा। ऐसा ही काम होता है ना।